इस गाड़ी को आप शायद जानते होंगे, ये मेरी गाड़ी है। 2015 की ये होंडा सिटी मैंने एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए ली थी 2 साल पहले, और वो पॉइंट था कि सेडान्स अभी भी सेंस बनाती हैं। गाड़ी खरीदी और सेडान से रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई, लेकिन मेरा मकसद इस 8 साल पुरानी गाड़ी को हमेशा रखने का नहीं था। मैं इसको बेचने वाला था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी मेरे पास आज तक है और अब मैं इस गाड़ी को दोबारा खरीदने की सोच रहा हूँ। नहीं, मैं न्यू होंडा सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे फिर से 4th जनरेशन वाली डिसकंटिन्यूड होंडा सिटी ही चाहिए। लेकिन यही गाड़ी क्यों? इसका जवाब मैं आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा डिटेल में देने वाला हूँ, और शायद से ये सुनकर आपका गाड़ियों को लेकर थोड़ा सा नजरिया भी बदलेगा। लेकिन सिर्फ यही कार नहीं, 4 से 5 ऐसी ब्रांड न्यू कार्स भी हैं जिनको मैं अपने लिए खरीदना चाहता हूँ, अपनी वांट्स एंड नीड्स के हिसाब से, अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, वो सब ध्यान में रखते हुए। आपके मन में भी कभी ना कभी ये आता होगा कि मैं ये वाली गाड़ी लूँ, मैं वो वाली गाड़ी लूँ। वैसे ही मेरे मन में भी आता है, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां चला चुका हूं। काफी दिनों तक मैंने उनको एक्सपीरियंस करा है। मैंने ऑल्टो से लेकर लिम्बोर्गिनी तक चला रखी है, और उसके बाद अगर मैं अपने लिए कोई गाड़ी लेने की सोचता हूं ना, तो वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वेल थॉट डिसीजन होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद से ये मेरी सोच आपके भी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो जो मेरा पुराना घर था ना, वो मेरा करंट ऑफिस है, और वहां पर दिक्कत क्या है कि वहां पर बड़ी गाड़ियों के लिए ना एकदम से पार्किंग नहीं मिलती है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, और अगर शाम के टाइम जाओ तो मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं फिलहाल अपनी वाइफ को भी ड्राइविंग सिखा रहा हूं, और मुझे लगता है कि उनके लिए छोटी गाड़ी ही ठीक रहेगी, क्योंकि छोटी गाड़ियों को पार्क करना भी ज्यादा आसान होता है। अभी तक जो मेरी छोटी कार है वो है सेंट्रो, और मैं उसको सीरियसली बेचने का सोच रहा हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपग्रेड करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा छोटी गाड़ी को अपग्रेड करने का मतलब बड़ी गाड़ी लेना नहीं है, क्योंकि जो मेरी सेंट्रो है उसकी लेंथ 3565 mm की है और वेट 1525 mm की, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी माचिस की डिब्बी जैसी गाड़ी है, कहीं पर भी डालो और भूल जाओ। वैसे इतनी छोटी डायमेंशन की गाड़ी भी नहीं चाहिए मुझको, लेकिन जो स्विफ्ट जैसी कार्स है ना, वो मेरी गाड़ी के बगल में कुछ ऐसी दिखाई देती है। स्विफ्ट की चौड़ाई कुछ ज्यादा ही लगती है मुझको, और कुछ जगहों पर ना इसको पार्क करने में दिक्कत आ सकती है। कंजेस्टेड एरिया की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी इस छोटी गाड़ी के अंदर हम 1 या फिर 2 ही लोग चलते हैं ज्यादातर। तो मुझे ना इग्निस अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा था, क्योंकि इस गाड़ी का साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर जो मारुति की बड़ी गाड़ियों वाले फीचर्स हैं वो मिलते हैं, मतलब लग्जरी मिलती है उनकी। जैसे इस गाड़ी का इंटीरियर अच्छा था, है ना, इस गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन मिलता था, और सिटी के हिसाब से तो इस गाड़ी की पावर वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन ये सब कुछ था, और अब ये गाड़ी बंद हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि टियागो एक बहुत अच्छी सिटी कार साबित हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि ये साइज के मामले में इग्निस और स्विफ्ट के बीच में बैठती है, और छोटी होने के बावजूद भी ना इसके अंदर सिलेरियो या फिर वैगनर टाइप की कॉस्ट कटिंग्स देखने को नहीं मिलती है। और इस गाड़ी के अंदर वो फीचर्स भी हैं जो कि काफी काम आते हैं आजकल, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो कि मेरी वाइफ के काम आ सकता है, क्योंकि अभी वो नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। AMT गियर बॉक्स मिलता है इसके अंदर, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक है। और इसके अंदर CNG के लिए भी 2 स्प्लिट सिलेंडर्स आते हैं, यानी कि एक ही सिलेंडर की वॉल्यूम जो है वो 2 में बांट रखी है, जिसकी वजह से गाड़ी की बूट में ना वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है। वैसे टाटा को लेकर लोगों के मन में रिलायबिलिटी के कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन जितने भी छोटी टाटा कार्स के ओनर से मैंने बात करी है, उनमें से किसी से भी मेरे को कोई खासा नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं छोटे मोटे निगल्स के लिए तैयार हूँ। बस इस कार का इंजन मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है। सिटी के लिए ठीक है, लेकिन हाई रेव्स पे ना ये शोर ज्यादा मचाता है, और ठीक ठाक अंडर पावर्ड भी फील होता है। इसके सामने आई वुड चूज मारुति का इंजन एनी डे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पैकेजिंग की बात करूं, AMT का होना वो देखूं, और सिटी यूज के हिसाब से देखूं, तो ये गाड़ी डेफिनेटली सही लगती है मुझे। अगली गाड़ी जो मैं लेने की इच्छा रखता हूं, वो किसी ने भी नहीं चलाई आज तक, मीडिया पर्सन ने भी नहीं चलाई किसी, क्योंकि वो गाड़ी अभी तक प्रोडक्शन में आई नहीं है। महिंद्रा की इस गाड़ी की टेस्टिंग की वीडियोस आपने कई बार देखी होंगी। मुझे लगता है कि ये गाड़ी बोलेरो नियो का एक नया वर्जन होने वाली है, और एक बड़ा अपडेट लेकर आने वाली है महिंद्रा इस गाड़ी के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये गाड़ी मुझे काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझो। फॉर्म फैक्टर से ये गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा ऊंची नहीं लग रही है। इसका मतलब पहाड़ों पे चलाने के लिए अच्छी रहने वाली है, लेकिन पार्क करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है ये गाड़ी। और महिंद्रा ना अपनी गाड़ियों को बहुत ही ज्यादा अप टू डेट निकालते हैं, चाहे आप फीचर्स देख लो, इंटीरियर्स देख लो, या फिर जो गाड़ियों के बाहर से लुक्स भी होते हैं ना, वो भी बड़े जबरदस्त होते हैं। ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के अच्छे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि महिंद्रा इसके अंदर अपना 3XO वाला 1.2 लीटर टर्बो GDI इंजन भी दे सकते हैं विद देयर 1.5 लीटर डीजल इंजन, अगर ये गाड़ी थार जैसी गाड़ियों के नीचे बैठने वाली है तो। अब वैसे मुझे पर्सनली डीजल इंजन काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं NCR में रहता हूँ, और यहाँ पर 10 साल के अंदर अपनी डीजल गाड़ी को बेचना पड़ता है, और यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से सर्दियों में ग्रैब 4 भी लगता है, जिसके अंदर 20 से 25 दिन तक भी आप अपनी डीजल कार नहीं चला सकते हो। तो मजबूरी में मुझे इसका पेट्रोल वर्जन ही लेना पड़ेगा अगर मैं इसकी तरफ जाता हूँ तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो पेट्रोल इंजन मिलेगा ना, वो 3XO से भी कम माइलेज निकाल कर देगा, क्योंकि ये जो रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती है ना, इनके अंदर ये एडिशनल पार्ट्स होते हैं, यानी कि ड्राइव शाफ्ट या फिर रियर एक्सल वगैरह, जिस चलते ऐसी गाड़ियों के अंदर ट्रांसमिशन एनर्जी लॉस 20 से 22% तक हो सकता है। वहीं पर जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली कार्स होती हैं, उनके अंदर 10 से 12% का ही एनर्जी लॉस होता है। और इसीलिए ये भी एक रीजन बनता है कि स्कॉर्पियन और थार जैसी गाड़ियों के लिए माइलेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ही ऑन एन एवरेज निकाल पाती है, और इसीलिए जिम्नी भी अच्छी माइलेज ज़्यादा नहीं निकाल पाती है। वहीं इन गाड़ियों के जो डीजल वर्जन हैं वो काफ़ी अच्छी पावर निकाल देते हैं, क्योंकि डीजल काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा एनर्जी डेंस होता है। छोटी और सिटी कार के तौर पर मुझको होंडा की अमेज भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मेजरली इन 3 रीजंस की वजह से है, जिसमें पहला तो है इसका CVT। वैसे CVT और भी ब्रांड्स बनाते हैं इंडिया में, जैसे कि निसान है, MG है, और किया भी बनाता है इंडिया में CVT। लेकिन CVTs को बनाना और उनको सालों तक रिलायबली चलाते रहना एक बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में, लेकिन होंडा ऐसा करने में माहिर है। इनके CVT बेहद स्मूथ हैं, 7 स्टेप्स मिलते हैं इनके अंदर, और ये गाड़ी अपने CVT की वजह से 100 की स्पीड पर भी 1950 RPM के आसपास क्रूज कर सकती है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन है। अगर आप 10 लाख रुपए के आसपास कोई गाड़ी देख रहे हो तो इससे अच्छा ट्रांसमिशन आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा रीजन इस गाड़ी को पसंद करने का है इसकी रिलायबिलिटी। होंडा के ओनर्स कभी भी अपनी गाड़ियों की रिलायबिलिटी को लेकर कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। और लास्ट और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मेरे को ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है वो है इसका AC। मैंने इस गाड़ी के रिव्यू में भी बोला था और अभी भी यही बोलूंगा कि इस गाड़ी जैसा AC जो इतनी जल्दी ठंडा कर देता है कैबिन को, मैंने मास मार्केट गाड़ियों के अंदर तो अभी तक नहीं देखा है। बड़ी से छोटी सबकी बात कर रहा हूँ। होंडा की कार्स में ना डेंजो का कंप्रेसर मिलता है, और ये ब्रांड कार AC कंप्रेसर्स के लिए काफी ज्यादा रेप्यूटेड है। काफी सारे लग्जरी ब्रांड्स भी इसको यूज करते हैं और कुछ मास मार्केट वाले ब्रांड्स भी इसको यूज करते हैं। तो अमेज मुझे इन बातों की वजह से काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट लगते हैं मुझे। मतलब अनडुलेटेड रोड्स पर ना इस तरीके से ये बाउंस करती है अगर तेज चला दो तो। ऑल्सो ये गाड़ी माइलेज के मामले में मारुति से काफी पीछे आती है। अगर मैं 1.2 लीटर इंजन के हिसाब से बात करूं तो मैं इसको माइलेज के मामले में टाटा और हुंडई के बीच में रखूंगा। हुंडई सबसे बाद में रखूंगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अपनी खुद की गाड़ी की, जिसको मैं फिर से खरीदना चाहता हूँ। हाँ, होंडा सिटी में फिर से खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ये करंट जनरेशन नहीं बल्कि 4th जनरेशन जो कि मेरी गाड़ी है उसका फेसलिफ्ट। मैंने C सेगमेंट के अंदर सेडान्स और SUVs दोनों खूब चलाई हैं, और दोनों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि SUVs एनी डे सेडान से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। हमारे रोड्स बहुत ही ज़्यादा खराब है, उन पर सेडान्स की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ता है और कभी कभार बॉडी भी स्क्रैप हो सकती है। लेकिन SUVs के अंदर आपको इस तरीके के झंझट नहीं होते। बारिशों में हमारे शहरों के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा भरता है, उन कंडीशंस में भी SUVs ज़्यादा बेटर फील होती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि SUVs के अंदर पीछे 3 लोग कंफर्टेबली आ जाते हैं, अगर हम सिएरा, सेल्टोस और इवन डस्टर जैसी गाड़ियों की बात करें तो भी। लेकिन जहां पर आती है फिजिक्स, वहीं पर SUVs पीछे हो जाती हैं। एक्चुअली 2 ऐसी जगह हैं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि SUVs फिजिक्स की वजह से सेडान से पीछे हैं। इनमें सबसे पहली है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। SUVs की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो काफी ऊपर होती है, जिस चलते SUVs पर कॉर्नरिंग फोर्स की वजह से बॉडी रोल ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं ये सेडान्स पर काफी ज्यादा कम रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कुछ SUVs जैसे कि कुशाक, टाइगोन और डस्टर वगैरह कॉर्नर्स को ज्यादा बेटर संभाल लेती हैं, पर इनका ट्रेड ऑफ ये है कि आपको इनके सस्पेंशंस काफी ज्यादा स्टिफ करने पड़ते हैं, जबकि सेडान्स में कम स्टिफ सस्पेंशन के साथ भी बहुत अच्छी हैंडलिंग मिल सकती है। यानी कि आप सेडान्स के अंदर अच्छे डायनामिक्स और राइड क्वालिटी दोनों ही काफी अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हो, लेकिन SUVs के अंदर आपको ट्रेड ऑफ करना ही पड़ता है। वैसे सेडान्स के अंदर भी करना पड़ता है, लेकिन उतना नहीं। और इसीलिए इस गाड़ी की हैंडलिंग के सामने मुझे किसी भी SUV की हैंडलिंग पसंद ही नहीं आती है। एक्चुअली होंडा सिटी जो नई वाली आती है ना, उसकी भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि नई वाली होंडा सिटी के सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और वो हायर स्पीड्स पर फ्लोटी फील होती है। लेकिन 4th जेन सिटी में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बना रहता है। ऐसे ही पावर टू वेट रेशियो एक और चीज है जो कि SUVs के अगेंस्ट आती है। होंडा सिटी और एलिवेट दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं, दोनों के अंदर इंजन भी सेम है और पावर भी सेम है। लेकिन होंडा सिटी का जो वजन है वो 1100 किलोग्राम का है और एलिवेट का 1250 किलोग्राम का। और इसीलिए अगर हम दोनों ही गाड़ियों का पावर टू वेट रेशियो देखें तो होंडा सिटी का निकल कर आता है 108 PS पर टन और एलिवेट का निकल कर आता है 97 PS पर टन, यानी कि कम। और इसीलिए इवन दो एलिवेट फास्ट से 0 to 100 करने वाली नेचुरली एस्पिरेटेड SUV है, लेकिन फिर भी होंडा सिटी को ये पकड़ भी नहीं पा रही थी जब हम होंडा सिटी से एलिवेट के ट्रैकिंग शॉट ले रहे थे, जब इस गाड़ी का मैं शूट कर रहा था रिव्यू के लिए। तो बिना GDI और टर्बोज और हाई प्रेशर के झंझट के और बिना ज्यादा खर्चों के भी आप अच्छी पावर के मजे ले सकते हो अगर आपकी गाड़ी हल्की है। और यही बात ना लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के अंदर भी ट्रांसफर होती है। मेरी 11 साल पुरानी गाड़ी के अंदर आज तक इंजन लाइट भी नहीं चली है। वहीं हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि नई गाड़ियां शोरूम से निकलते ही सड़क पे खड़ी हो जाती हैं। कोई E20 से इस कार को कोई भी खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। यस, माइलेज कम हुई है, लेकिन गाड़ी ओवरऑल बढ़िया चल रही है। ये गाड़ी सिर्फ देखने में बूढ़ी हो रही है, वरना इस गाड़ी के अंदर सब कुछ एक नंबर तरीके से काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने इस गाड़ी के अंदर अभी नए टायर्स भी डलवाए हैं और विंड स्क्रीन भी बदलवाऊंगा। अगेन बोलना चाहूंगा कि SUVs इस गाड़ी से ज्यादा प्रैक्टिकल है और मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ड्राइविंग प्लेजर और रिलायबिलिटी के मामले में ये गाड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। और इसीलिए मेरा मन ये भी है कि यही 4th जनरेशन की 2020 तक की कोई गाड़ी देखूं जो कि नई हो, ताकि इस गाड़ी को मैं लंबे टाइम तक ओन कर सकूं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने देखा है कि मैं जब होंडा की वीडियोस बनाता हूँ ना, तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मैंने पेड रिव्यू करा है या फिर मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड हूँ होंडा की तरफ। देखो भाई, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी मुझे होंडा की पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी पसंद होंगी। होंडा सिटी, अमेज और एलिवेट के रिव्यू उठा के देखो, आपको उनके अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी जो मैंने गिनवाई है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को इन गाड़ियों को इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि होंडा के बेसिक्स अच्छे हैं।
होंडा जैसी गाड़ी बना के देता है वो वैसी काम करती है और इंजन भी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ। पर मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि होंडा फीचर्स में और फिनेस के अंदर दोनों में मात खाती है, उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है इन बातों पे। और वैसे भी मैं मेंशन करता हूँ जब भी कोई ब्रांडेड कंटेंट डालता हूँ तो। चलो अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिस पर मेरा दिल आया था मीडिया ड्राइव के दौरान। ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि मैंने कोई मीडिया ड्राइव पर एसयूवी चलाई हो और उस पर मेरा मन आ गया हो खरीदने के लिए उसको, लेकिन डस्टर 1.3 लीटर उन बहुत कम गाड़ियों में से ही एक है। वैसे तो मैंने इस गाड़ी का पूरा रिव्यू बनाया है, इस गाड़ी के पोटेंशियल बायर्स को उसे जरूर देखना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपना पीओवी यहाँ पर देता हूँ, यानी कि मुझे क्यों पसंद है ये गाड़ी वो बताता हूँ, तो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है इस गाड़ी के डायनामिक्स। पूरी गाड़ी भर कर भी ना ये गजब की स्टेबल होती है। आप हाईवे स्पीड्स कर लो या उससे भी अगर ऊपर भी चले जाओ गलती से तो भी आपको पता नहीं चलता कुछ। हायर स्पीड्स पे ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट रखती है अपने मोशन से। इंजन की आरपीएम्स भी अंदर कोई खासी पता नहीं चलती है। 3000 आरपीएम पे चल रही है, ऐसा लग रहा है 1800 पे चल रही है। गाड़ी के एनवीएच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और इसका जो इंजन है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। लेकिन डेफिनेटली एक बात बोलूँगा कि इस गाड़ी के अंदर सियरा टर्बो, सेल्टॉस टर्बो या फिर कुशाक 1.5 जैसी गाड़ियों से ना टर्बो लैग थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। एक सर्टेन पॉइंट तक इस गाड़ी के अंदर पावर थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन वो मैनेजेबल है, आप उससे शिकायत नहीं करोगे। बस ये बोलूंगा कि उनके इंजन इससे थोड़े से ज़्यादा टॉर्की लगते हैं, थोड़े पहले आरपीएम बैंड में थोड़े से पहले से। तो इंजन अच्छा है ये बोलूंगा, ग्रेट नहीं है लेकिन अच्छा है। लेकिन जिस वजह से मुझे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है इसकी ओवरऑल पैकेजिंग। गाड़ी में ना वो फील है कि आप एक बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ चला रहे हो, वरना वो जैपनीज और कोरियन कार के अंदर ना वो फ्लिमजीनेस सी थोड़ी सी फील होती है। वो इंडियन ब्रांड्स के अंदर वो फिट एंड फिनिश की थोड़े से आपको निगल्स देखने को मिलते हैं, और वो जर्मन ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के अंदर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे देते हैं और कुछ देना ही भूल जाते हैं। मैं इस गाड़ी को स्पेस के मामले में भी परफेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी फैमिली के अंदर बड़े छोटे लोग हैं, मतलब हाइट के अंदर, तो हम इस गाड़ी के अंदर आराम से आ जाते हैं। और बूट बहुत बड़ा है इस गाड़ी का, तो आप लंबे सफ़र पर भी ना बिना टेंशन के जा सकते हो। तो ये कुछ गाड़ियां हैं जो मैं पर्सनली खरीदना चाहूँगा या फिर इनके लिए मन बनाना चाहूँगा। मतलब मैं 25 लाख रुपए से ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, यही एक बजट है जिसमें मैं कंफर्टेबली खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर ये वाला भी कंफर्ट आ गया तो मैं ज़रूर M340i जैसी गाड़ियों की तरफ जाना चाहूँगा, मतलब जब मैं अमीर हो जाऊँगा तब। क्योंकि मेरे हिसाब से BMW की M340i एक ऐसी सेडान है जो कि इंडियन रोड्स के लिए एक परफेक्ट स्पोर्ट्स कार बनती है, क्योंकि ना ये गाड़ी मैनेजेबल है। आपने कई ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जिनमें स्पोर्ट्स कार की जो अंडर बेली है वो स्क्रैप हो रही होती है, कितनी महंगी स्पोर्ट्स कार होती हैं और हमारे स्पीड ब्रेकर्स पे नीचे से खिसट रही होती हैं। वैसे इस गाड़ी को भी ध्यान से चलाना होगा, लेकिन फिर भी इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 130 mm की है। वहीं पोर्शा की एंट्री लेवल कार्स की भी इतनी है। इस बात के साथ ही इस गाड़ी के अंदर 4 से 5 लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। 4 ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं वैसे इसके अंदर। इसमें एक 3 लीटर का स्ट्रेट 6 इंजन मिलता है जो कि 368 bhp की पावर बनाता है और इंडियन रोड्स पे ये बहुत ज्यादा फील होती है। वैसे मैंने CLA 45 AMG भी चलाई है, उसके अंदर भी 360 bhp की पावर मिलती है, यानी कि बहुत दूर वो भी नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कोई रिप्लेसमेंट आज भी नहीं है, ये M340i ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया मुझे। क्योंकि जो CLA 45 है उसके अंदर 2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा टर्बो लैग मिलता है। वहीं पर 340i बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा तेज़ भागना स्टार्ट कर देती है। और इस गाड़ी के जो डायनामिक्स हैं वो क्या डायनामिक्स हैं। इसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल है ना, ट्रस्ट मी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा स्टीयरिंग एक्सपीरियंस ही नहीं करा होगा आज तक। ऑल्सो प्रैक्टिकल भी है, इसीलिए मेरा दिल आया इस गाड़ी पर। जब ले सकूंगा तो लूंगा भी इसको। तो ये हैं वो कुछ गाड़ियां जिनको मैं लेना चाहूंगा, मतलब सारी गाड़ियां नहीं लेना चाहूंगा, वो डिसाइड करूंगा वो गाड़ियां जो मैं एस्पायर करता हूं लेने का। और ये बातें मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बाद। मुझे लगता है आपको भी इनमें से कुछ गाड़ियां पसंद आई होंगी या फिर एटलीस्ट आपको सीखने को कुछ मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में जरूर लिख के जाना कि आप किस तरीके से गाड़ी चूज करते हो जब खरीदते हो, क्या कंसिडरेशंस होती हैं आपकी। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, एक से एक रील डालता हूँ और बहुत अच्छा रिटर्न कंटेंट भी हम डालते हैं वहाँ पे। थैंक यू।